नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। हाँ, मुझे प्यास लगी है। जा जा, जल्दी जा, इनार से टटका पानी खींच ला और रस बना। जाती हूँ, पहले बहिना का समाचार बता दो। गुंजा ने हठ किया। नहीं, पहले टटका पानी ले आओ। चंदन ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अब गुंजा पर महतारी की डांट पड़ी। 14 की हुई, तनिक भी बुद्धि नहीं आई, हर घड़ी लड़कपन। चंदन को घूरती हुई गुंजा आंगन में पड़ी हुई डोर बाल्टी उठाकर बाहर निकल गई। लौट कर आई तो देखा माँ भीतर घर में है। मौका मिला तो बाल्टी में से एक चिल्लू पानी चंदन पर उछाल दिया। चंदन ने गुंजा को घूर कर सिर हिलाया। ले, रस बना दे। भीतर से डलिया में चीनी लाकर खाट के पास रखती हुई माँ बोली और स्वयं सामने के घर में कुछ निकालने चली गई। लोटे में चीनी घोलती हुई गुंजा बोली, कैसे आए हो? विदाई कराने, चंदन ने कहा। विदाई कराने? गुंजा कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली, किसकी? ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं? भक! गुंजा कुछ लजा कर मुस्कुराने लगी। तब तक महतारी आ गई। बोली, बलिहार जाएगी? बलिहार? गुंजा कुछ अचरज से बोली, बलिहार क्या? ले, बहिना की चिट्ठी पढ़ ले। गुंजा महतारी के हाथ से जल्दी से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। पढ़ चुकने पर चंदन की ओर देखा तो वह बोला, मैंने क्या कहा था? हमारी बात तो तुम पतियाती ही नहीं। चल, चंदन को खिला पिलाकर बाबू आते हैं तो पूछ के बलिहार जाने की तैयारी कर। आंगन में ओरियानी के नीचे वाले चूल्हे को लीप पोत कर गुंजा रसोई बनाने लगी और माँ चंदन से रूपा का समाचार विस्तार पूर्वक पूछने लगी। घर गृहस्थी कैसी चल रही है? अनाज की उपज पहले से कैसी है? काका घर में कैसे चल रहे हैं? घर में कभी अमनक तो नहीं हुआ? इत्यादि इत्यादि। उसके बाद महतारी गुंजा को साथ में देने के लिए सामान तैयार करने लगी। चंदन उसी मसखट पर दीवार के सहारे उठंग गया। नींद आ गई, नाक खर्र खर्र बजने लगी। रसोई हो गई तो गुंजा ने माँ को बताया और फिर चंदन को जगाने गई। चंदन को बड़ी जल्दी गहरी नींद आ जाती थी। पीठ टेकने को जगह मिली नहीं कि नींद आई और नाक बजने लगी। पास खड़ी हो गुंजा ने 2-3 बार चंदन को पुकारा, लेकिन चंदन की नाक पूर्वतया बजती रही। ना जाने इतनी उंघाई क्यों आती है। बियाह में आए थे तब भी यही हाल था। लगता है भांग का गोला चढ़ाए रखते हो। गुंजा बोली। चंदन देह तोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। गुंजा ने लोटे का पानी हाथ में थमा दिया। आंगन की मोरी पर हाथ मुंह धोकर चूल्हे के पास रखे हुए पीढ़े पर चंदन बैठ गया। गुंजा रोटी सेकने लगी। माँ परसी हुई थाली में गुंजा के हाथ से सिकी रोटी चंदन की थाली में डालने लगी। तभी वैद्य जी आ गए। गुंजा से चंदन की थाली में रोटी डालने को कहती हुई माँ उठ गई। वैद्य जी ने चंदन को देखा तो कुछ घबरा कर पूछे, अरे कब आए? कुशल तो हो? हाँ हाँ, सब ठीक है, अभी थोड़ी देर हुए आए। रूपा की चिट्ठी आई है। वैद्य जी की पत्नी ने कहा, क्या लिखा है? पहले कपड़ा उतारो, फिर चिट्ठी पढ़ लेना। समाचार सब ठीक है। गुंजा की माँ के चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। वैद्य जी बाहर के ओसारे वाली अपनी कोठरी में मिर्जई उतारने चले गए। चंदन खाकर उठने लगा तो गुंजा ने उसके दोनों कंधे दबाकर पीढ़े पर बिठा दिया और चट से थोड़ा सा भात और घी वाली कटोरी में दाल मिलाकर चंदन की थाली में उलट दिया। खाना खाकर चंदन हाथ धोने उठ गया। वैद्य जी कपड़े बदल निकसार में पड़ी चौकी पर आ बैठे। गुंजा, उसकी माँ और चंदन
तीनों उनके पास आ गए। वैद्य जी ने चंदन को अपने पास चौकी पर बिठा लिया। गुंजा और उसकी माँ नीचे धरती पर बैठ गईं। रूपा की माँ ने चिट्ठी वैद्य जी के आगे रख दी। चिट्ठी पढ़कर वैद्य जी ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी चुप रही तो बोले, क्या सोचा है? हमको सोचना क्या है? तो हमें सोचना है। रसोई पानी घर के काम का हाल तुम जानती हो, सोचूंगा मैं? यह सब तो चल ही जाएगा। गुंजा से भी पूछो, जाना तो इसी को है। सामने ही तो बैठी है, चिट्ठी भी पढ़ ली है, तुम भी पूछ लो। वैद्य जी की पत्नी बोली, क्यों गुंजा, बलिहार जाओगी? भेजोगे तो क्यों नहीं जाऊंगी? गुंजा बोली। इधर निश्चय हुआ, उधर गुंजा की सखियों और उनके घरों में बात फूटी कि गुंजा बहिनौरे जा रही है। तब से सांझ तक गुंजा की सखी सहेलर उसे घेरे रहीं। सांझ को दरवाजे पर बैलगाड़ी लग गई। आंगन सखी सलेहर और नई भौजाइयों से भर गया था। गुंजा जब बाहर गाड़ी पर चढ़ने लगी तो एक भौजाई बोली, ससुराल जा रही हो? बक। बैलगाड़ी के बीच में बाजार में बिकने के लिए 4-5 बोरों में चावल दाल रखे थे। आगे की ओर गाड़ी वान के पीछे गांव का बनिया बैठा था। बोरों के बाद में पीछे की तरफ गुंजा बैठ गई। चंदन पैदल चला। संग में कुछ दूर पहुंचाने को वैद्य जी चले। बबुआ, तुम भी बैठ जाओ, गाड़ी आगे की ओर उलार है, गाड़ी वान ने कहा। चलो गांव के बाहर निकलो तो मैं भी बैठ जाऊंगा, चंदन ने कहा। गांव के बाहर तक गाड़ी पहुंचाकर वैद्य जी लौटने लगे तो उनके पैर छू चंदन भी गुंजा की बगल में बैलगाड़ी पर बैठ गया। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के बाद पियरौटा के लिए जहाँ से राह मुड़ती थी वहाँ से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी गई थी, जिससे दूरी भी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था। किंतु जाना खेतों की मेड़ों से पड़ता था। खेत पके होने से मेड़ों पर लटकी हुई गेहूं जौ की बालियों के टूण पैरों में चुभते थे, इसीलिए लोग छवरी से ही जाना अधिक पसंद करते थे। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चले, जिससे दिन डूबते डूबते गांव पहुंच जाए, किंतु गुंजा के कारण वह विवश था। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चूं ची चर्र चर्र करती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता था, किंतु लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो रही थी। पियरौटा को मुड़ने के पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने से निकल कर गिर गया। गाड़ी दाहिनी ओर उलरी कि चंदन फट कूद गया और गुंजा को बाह में पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ में थोड़ी सी चोट आई। बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उलटने से बचा ली। धुरा ठोंकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, पैदल चलोगी? हाँ हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा। लाओ झोला हमें दो। नहीं नहीं चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार नहीं हूँ। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन और पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी कितनी देर लगेगी? गुंजा ने पूछा। कम से कम 1 घंटा, अंजोरिया उग जाएगी। तो थोड़ी चाल बढ़ाओ, गुंजा ने कहा। डर लगता है? हमें डर पर नहीं लगता, अगर तुमको छोड़कर भाग जाऊं तो? चंदन ने कहा। तो मैं अकेली भी बलिहार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का?
दोनों। तो चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर ही बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार में चला जा रहा था। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए हुए चुपचाप मड़ार पर बैठी थी। जय सिया राम। ए लड़का, बैठ क्यों गए? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसी ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाजें लगाई, लेकिन गुंजा टस से मस न हुई। हार कर चंदन वापस लौटा और पास आकर बोला, बस। हार जाने की खीज में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा, उठो उठो, पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूंगी? अब तेज नहीं चलूंगा, आगे आगे तुम ही चलो। कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया। तब वह उठी और आगे आगे चलने लगी। सूरज डूब गया, चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी धूप से भरी हुई करेल माटी की कड़ी चौड़ी छवरी से चलने में लगे थे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छवरी के दोनों ओर जौ गेहूं के पके खेतों पर पूरी तरह छा गई थी। शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज के पके डंठलों को लहराकर खनखना देते थे। दूर दूर तक फैले हुए करैल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरका दी जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बालियों पर फिसलती चली जाए। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पक चले अनाज के लहराते भरे खेत, जिनमें जहाँ तहाँ खड़े छोटे छोटे बबूल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते थे। गुंजा, थकान तो नहीं आई? आई भी हो तो क्या करोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे, बैठेंगे तो उठने को मन ना होगा। ऐसी अंजोरिया में बैठने को मन नहीं करता है। अगर तुम थके हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंस पड़ा। इतना चलना तो मेरे लिए रोज के जलपान के बराबर भी नहीं है। कन्या दुल्हन जब ब्याह के जाती है तो ससुराल पहुंचने पर डोली में से उतर के आंगन तक दौरी में ही डेग पड़ते हैं। संग में दुल्हा भी तो होता है, गुंजा ने धीरे से कहा। लेकिन इस समय तो पैदल हो, तुम कौन पालकी में सवार हो? क्या मैं तुम्हारा? ए चंदन। हवा का एक झोंका आया और सारी सरेह को लहरा गया। चंदन, मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है? और उसने गुंजा के चेहरे पर देखा। कनपटी से पसीने की लकीर चिबुक तक बह आई थी। आंचल पीछे सरक कर जूड़े में अटका हुआ था। समारे हुए घने काले बालों के बीच में झलकती हुई लंबी मांग चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूं मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं। नाप लो। कहती हुई गुंजा चंदन की बगल में सट गई और अपने सिर पर हाथ रख चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा सी बड़ी हूं। चलो आगे पाकड़ वाले इनार पर ढेकुल लगी है, पानी पिएंगे। वहां से क्षण भर में गांव। आगे छवरी की बगल में एक कुआं था और उसकी बगल में एक पाकड़ का पुराना घना पेड़ था। धूप के दिनों में राही उसके नीचे विश्राम करते थे। कुएं की जगत लगभग कंधे भर ऊंची थी। गुंजा जगत पर चढ़ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया, फिर गुंजा ने चंदन को पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, उजियारा में
यह सरेह कैसी लगती है? चंदन गुंजा की बगल में खड़ा हो बोला, तुम ही बताओ। जैसे बिहुती कन्या, ब्याही दुल्हन, पियरी ओढ़े हो। कन्या बनने का मन होता है? चंदन ने हंसते हुए पूछा। भग। पीछे से गुंजा के दोनों कंधे आगे की ओर ठेलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो। दोनों थैले हाथों में ले आगे गुंजा और गुंजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी जाना? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी। मैं चुड़ैल हूँ? चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे तो तुमने बहाई थी। और क्या, मैंने भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाली जरूर कोई लुत्ती चिनगारी ही होगी, चौबे छपरा की लड़कियां। बाप रे। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस सूने ताल की चांदनी में दोनों जैसे डूब गए। पैरों तले छवरी की हरी हरी कोमल धूप थी। आंखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी थी। चंदन और गुंजा अगल बगल चलते हुए कभी सामने, कभी दाएं बाएं, कभी एक दूसरे को देखते हुए बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, एकाएक गुंजा बोली, क्या है? हमारा मन उदासेगा तो हमें कुछ दिन को चौबे छपरा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है? बक, हर घड़ी फक्कड़ा की ही तरह बोलते हो। देखो ठीक से बोलो, हमारे रहते तुम्हारा मन उदास जाएगा? तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे से बोली। मैं? मुझसे पूछती हो? अच्छा, तुम ही बताओ। अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे आकर पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूं, तो तुम क्या बताओ? मैं? मुझसे पूछते हो? गुंजा भी वैसे ही चिन्हा के बोली, हाँ तुमसे ही पूछता हूँ। गुंजा रुक गई तो चंदन ने फिर पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, यह कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताली बजाकर बुला दूं। किसको? आगे जो छवरी के किनारे वह बबूल का पेड़ देखती हो ना, उसी पर से एक आदमी को बुला दूंगा। चलो पास तो पहुंचो। उस पर कौन आदमी है? भूत। भूत? अरे बाप रे। गुंजा ने डर कर चंदन को कस कर पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहां नहीं है, मैं तो हंसी करता था। तब कहीं गुंजा ने उसे छोड़ा, लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत न गया, वह चंदन से एकदम सट कर चलती रही। बलिहार पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। रात में काका मिल गए, घर से खाकर खंड जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते रात में क्यों आए? जाओ घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओंकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा। झुककर गुंजा ने बहन बहनोई दोनों के पांव छुए। रूपा ने छोटी बहन को अकवारी में भर लिया। रात में बड़ी देर तक गुंजा से रूपा बतियाती रही। गांव भर का समाचार पूछ गई और सवेरे मकान का एक एक कोना उसने गुंजा को दिखा दिया। गोईठा, लकड़ी से लेकर तेल, नून, आटा, दाल के बर्तन तक गुंजा ने अपने हाथ से टो टो कर देख लिए। काका पहुना चंदन के खाने की बेला पूछ ली। चौका बासन, रसोई पानी, कूटने पीसने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया।
रूपा छोटी बहन की पीठ पर रहती, यद्यपि गुंजा उसे कोई भी काम करने ना देती। सवेरे मर्दों को खिला पिला चौका बर्तन कर जांते पर पीसने बैठ जाती। पड़ोस की लड़कियों से मेल इतना बढ़ा कि जाते पर गुंजा के संग पीसते समय गीत गाने को वे ललचा जाती। एक तो गुंजा का कंठ सुरीला था, गीत भी उसे बहुत याद थे। सो दोपहर में पड़ोस की लड़कियां जाते वाले उसारे में अपने आप ही जुट जाती। घर में काम न रहने पर अक्सर उसे अपने घर खींच ले जाती। झूमर, कजरी, ब्याह, माड़ो, संझा, प्रभाती, जब जो मन में आया गुंजा के कंठ से फूट पड़ते। अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते देखते नेह छोह इतना बढ़ गया कि गुंजा जैसे एकदम से बलिहार की बेटी हो गई। और रूपा घर की सारी गृहस्थी छोड़कर निश्चिंत हो ऊपर का इंतजाम देखने लगी। खेत पक गए थे, कटिया शुरू हो गई थी। बलिहार की कटाई की मूठ और पंखा जवार भर में प्रसिद्ध थे। अन्य गांवों में कटाई 10 बोझ में 1 बोझ मिलती थी। बलिहार में 10 पंजे में 1 पंजा मिलता था, जो बांधने पर लगभग 1.5 बोझ हो जाता था। इसी कारण 10-10, 15-15 कोस के बनिहार, खेत काटने वाले मजदूर फागुन से कटाई समाप्त होने तक झुंड के झुंड बलिहार में आकर टिक जाते थे। उनके आने से गांव में रौनक और चहल पहल हो जाती थी। दिन रात खेतों की कटाई और बोझों की खलिहान में ढुआई लगी रहती। खेत पके नहीं कि लोग काट कर खलिहान में टलियाने लगते, नहीं तो फगुनाहट के झोंके डालों को झकझोर कर बालियों से दानों को खेतों में ही छिटका देते। जौ गेहूं की खड़ी बालें टूट टूट कर खेतों में गिर जाती और चूहे अपनी बिलें भरने लगते। ओंकार और चंदन भी अपने खेतों की कटाई में लगे थे। 15-15 बनिहार एक कतार में खेत काटते जाते। ओंकार बनिहारों के साथ कटाई और बोझे बंधवाने में रहता। चंदन उनके संग खेत से खलिहान तक दौड़ता। काका बैलों की सानी पानी और खलिहान देखते। गुंजा और गर्भवती बहन गृहस्थी में रंग गईं। परिवार का जीवन सुचारू रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। फागुन की पूर्णिमा, धप धप सफ़ेद रात, खेतों से खलिहान तक बोझों की ढुआई का तांता लगा हुआ था। रात के 12 बजे होली जलने वाली थी। रात को ही खाना खिलाते समय रूपा ने ओंकार और चंदन से पैरों में उपटन लगवाकर झिल्ली छुड़वा जाने को कह दिया। घुटने के नीचे से पूरा पैर, नहीं तो सबके अंगूठे की झिल्ली छुड़ाकर होली में डाल दी जाती थी। विश्वास था अगले साल की सारी तकलीफ़ें आग में जल जाती थीं। कटाई में इतनी भीड़ थी कि चंदन और ओंकार घर आना भूल गए। 12 बजे होली जलने वाली थी। रात के 11 बज गए। गांव में बड़ी चहल पहल थी। जलाकर भूजने के लिए लड़के लुकाड़ बना रहे थे। रूपा ने गुंजा को भेजा। गुंजा खलिहान से ओंकार और चंदन को बुला लाई। पीतल की बड़ी कटोरी में सरसों का उपटन गुंजा ने सांझ को ही पीस कर रख लिया था। आंगन में गुंजा ने खटिया डाल दी। ओंकार आगे आया। ऊपर नीचे धरती पर बैठे उसके पैरों में उपटन लगाने लगी। एक पैर में रूपा, दूसरे में गुंजा लगाने लगी तो ओंकार ने हंसते हुए गुंजा को टोंक दिया, तुम चंदन को लगाना। ए पहुना, हंसी करोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। अरे इसमें हंसी की क्या बात है, आखिर उसको कौन लगाएगा? वो क्या हमारे बखरा पड़े हैं? गुंजा बैठी हुई ही बोली। अगर पड़ जाए तो? मैं आ गई तो बैद जी का खानदान ही तुम्हारे घर आ जाएगा। रूपा बीच में ही बोल पड़ी। नहीं नहीं, ये तो रानी जी रजवाड़े जाएंगी, ओंकार ने मुंह बनाकर कहा। राजा रजवाड़ा ना सही,
लेकिन तुम्हारे जैसे खेतिहार झंखाड़ के घर हमारी सुकुमार बहन नहीं आएगी। खाएंगे गेहूं, नहीं तो रहेंगे ऐहूं, समझे? भले धिया रहिए कुमारी हो, हमारी बहन जाएगी कलकतिया कमासुत मरद के घर। तभी चंदन ने आंगन में प्रवेश किया। ओंकार के पैरों की झिल्ली छूट गई थी। वह उठकर जाने लगा और चंदन को कहा गया कि कागज में लपेटकर झिल्ली और काका के लिए अलग से थोड़ा उपटन लेता आएगा। भाई के चले जाने पर चंदन उसी खाट पर बैठ गया। लगा दे गुंजा चंदन को उपटन, मुझसे बैठा नहीं जाता। कटोरी लेकर गुंजा ने चंदन के पैर पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो उसने दोनों पैर मोड़कर ऊपर कर लिए। यह क्या? रूपा ने पूछा। तुम क्यों नहीं लगाती हो? गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन ने भौजाई से कहा। कमर दुख गई है, हमसे बैठा नहीं जाता। तनिक सर को मुझे जरा उठगने दो। कहती हुई रूपा उसी खाट पर दूसरी ओर मुंह करके करवट लेट गई। ऐसे रूखर हाथों से कौन उपटन लगवाए? एक तो ऐसे ही खेतों में आजकल खूंटा खाटी गड़ती रहती है, ऊपर से गोड़ कौन छिलवाए? गोड़ तो हैं जैसे खरा हरा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिला जाए, लेकिन नखरा है राजकुमारों की तरह। जाओ ले जाओ, लैनू की तरह हाथों वाली से लगवाओ उपटन। उपटन की कटोरी पट से पटक कर गुंजा अलग बैठ गई। चंदन हंसते हुए गुंजा को अपने पैरों की तरफ आकर झिल्ली छुड़ाने के लिए अंगुली से इशारा करने लगा। इसके आ जाने से बबुआ अगर आ गए हो, नहीं तो दोनों जून चूल्हा फूकना पड़ता, तब आंखें खुलती। रूपा लेटी हुई ही बोली। लगा दे गुंजा, इस बम्मड़ आदमी की बात क्या धरती है? गुंजा दोनों हाथों से चंदन के पैर में घुटने से नीचे उपटन लगाने लगी। उपटन सुखाने के लिए जब वह पैर पर हाथ रगड़ने लगी तो चंदन के पैर के बालों को रह रह कर खींच देती। चंदन एक दो बार सी सी करके रह गया, लेकिन बाद में रूपा से शिकायत की। देख लो भौजी, छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है। रूपा बोली। झिल्ली छुड़ाकर गुंजा एक कागज में बटोरकर चंदन के हाथ में थमाकर उठने लगी तो कटोरी में से थोड़ा सा उपटन निकालकर चंदन के गालों में लगा दिया। मिलान करो इस रूखर हाथ से कि कौन ज्यादा चिकना है। फुर्ती से कटोरी में से उपटन निकालकर चंदन ने लपक कर गुंजा का जूड़ा पकड़ लिया और उसके पूरे मुंह भर में अच्छी तरह उपटन पोत दिया। बहिना, रूपा उठ बैठी। यह क्या रे? देख लो अपने देवर की करनी। तुम भी देख लो अपनी बहन की करनी। चंदन ने उपटन पुता हुआ अपना दाहिना गाल भौजाई के आगे कर दिया। रूपा हंसने लगी। आज ही फगुआ शुरू हो गया, अभी होली भी नहीं जली। रूपा देवर के गालों का उपटन अपने हाथ से छुड़ाने लगी। उधर गुंजा भी वही बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह का उपटन रगड़ रगड़ कर छुड़ाने लगी। चंदन का मुंह जब साफ हो गया तो वह गुंजा से बोला। कल बताऊंगा कि बलिहार का फगुआ कैसा होता है। उत्तर में गुंजा ने बहन से छिपकर चंदन को अंगूठा दिखा दिया। रात आधी बीती। पश्चिम की बारी में गांव जुट गया। होली की पूजा हुई, आग लगी। देखते देखते लपटें चिटक चिटक कर आसमान छूने लगी। लुकाड़ जला जला कर लड़के भाजने लगे। गांव के बड़े बूढ़े इस ताक में थे कि लड़के दूसरे गांव के सिवान में बुझती हुई लुकाड़ें ना फेंकें। बाकी प्रौढ़ और जवान लाठी लिए इस पहरे पर थे कि दूसरे गांव वाले बुझती हुई लुकाड़ें बलिहार की सीमा में ना फेंकें। ऐसा विश्वास था कि अपने गांव की बुझती हुई लुकाड़ें दूसरे गांव की सीमा में फेंक देने से नए साल का दुख दारिद्र्य दूसरे गांव में चला जाता था। इसलिए हर गांव वाले इस रात को अपने अपने सिवानों की कड़ी निगरानी करते थे
लाठियों से लैस, क्योंकि कभी कभी दो गांवों में आपस में मारपीट हो जाती थी। गांव के बड़े बूढ़े इसी मारपीट को बचाने के लिए इस रात विशेष करके, जब तक गांव के लड़कों की लुकाड़ें पूरी तरह भजकर बुझ न जाती, जागते रहते। भोर हुई, गांव फगुआ खेलने में जुट गया। दिन भर के लिए कटिया बंद हो गई। लोग दूने उत्साह से होली में लग गए। चंदन लोगों के गिरोह में घर घर द्वार द्वार घूमता रहा। पहले से ही उसने 8-10 लड़कों का एक दल बना लिया था और तय किया था कि इस वर्ष कीचड़, मिट्टी, गोबर से होली ना खेलने का प्रचार करेगा। इसीलिए सबसे पहले इसके दल वाले गांव में घूमना शुरू हो गए थे। नौजवानों को हाथ जोड़कर समझा समझा कर मना करते रहे कि कीचड़ पांक की जगह होली रंग से खेली जाए। ना जाने कैसा जादू हुआ कि सदियों की यह कुप्रथा एकाएक थम गई। हाथ में बाल्टी का रंग और टटके कटे बांस की पिचकारी लिए वह घर घर पद की भौजाई लगने वाली सभी औरतों से अपने दल के साथ होली खेल आया। फगुआ के दिन घर की औरतें इसी पाक पानी के डर से भीतर से किवाड़ें सवेरे ही बंद कर लेती थीं। सो इस साल इस परिवर्तन पर सभी ने जी भर कर होली खेली। गोबर पाक की जगह गलियों में लाल पीले हरे रंग फैल गए। गुंजा के संग में समौरियां लड़कियां भी दलों में होली खेलने निकलीं। घर घर जाकर कुंवारी ब्याही ननदें भौजाइयों से होली खेलकर लाल पीले रंग से ऊपर से नीचे तक नहा आई। चंदन घर लौटा, भौजाई से अंगोछा मांग नदी में नहाने चला गया। बड़ी मेहनत से मल मल कर तो रंग छुड़ाया। देर से लोग तीर पर नहा रहे थे। धारा न होती तो नदी का जल भी रंग जाता। लौटने लगा तो धूप चढ़ आई थी। दोपहर से बेर झुक गई थी। 3 दारे में गुंजा मिली। अरे, दिन भर फगुआ ही खेलती रहोगी, नहाना धोना ना होगा क्या? मैंने तो नहा लिया। क्या नहा लिया? अभी तो देह मुंह जस का तस लाल पीला है। ना जाने कैसा रंग है कि छूटता ही नहीं। बलिहार का रंग जल्दी नहीं छूटता, चढ़ा तो चढ़ गया। बात फेंक कर चंदन आगे बढ़ा। पलड़े की ओंट में रखी हुई बाल्टी में से 2 कटोरे रंग चंदन की बनियाइन धोती पर पीछे से छप छप पड़ गए। चंदन पीछे मुड़ा तो गुंजा बगल में कतरा कर झटके से दूसरे घर में भागी। लपक कर चंदन ने पकड़ लिया। बगल की घनौची पर भरी हुई बाल्टी रखी थी। पूरी की पूरी भरी हुई बाल्टी का जल गुंजा की देह पर हर हर महादेव। ऊपर से नीचे तक गुंजा सराबोर, कपड़े भीग कर देह से चिपक गए। स्वस्थ मांसल देह के अंग प्रत्यंग निखर आए। लाज के मारे गुंजा वहीं सिकुड़ कर बैठ गई तो दूसरी बाल्टी बचा हुआ पीला रंग भी ऊपर से चंदन ने डाल दिया। गोरी देह पर पीला रंग और भी जम गया। अब उठो। बक बहिना, ए बहिनिया, गुंजा ने पुकारा। छोटी बहन की पुकार पर रूपा घर में से आंगन में आ गई। ये क्या रे? देख लो चंदन की करनी, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। नहा धो के आए तो हमको तुमने नासा, ऊपर से भौजी से दुहाई करती हो। कौन किससे कम है? उठ चल। मन न भरा हो तो हंडे में रंग घोर के तुम दोनों जी भर के छपक लो। गुंजा उठकर चली तो भीगी हुई फुफती फदर फदर करने लगी। भौजी, ये तो बाजा बजता है। जा जा, इनार पर फिर से नहा। अब तो मैं नहीं जाता, गुंजा बबुनी जाए। गुंजा इनार पर नहाने जाएगी? पागल हुआ है क्या? जा, 2 बाल्टी पानी अपनी देह पर डाल लेना,
2 लेते आना, एक से ये नहाएगी। बाल्टी में पानी लेकर लौटा तो गुंजा आंगन में घनौची के पास प्रतीक्षा में बैठी थी। रूपा रसोई घर में थी। घनौची पर पानी रखकर दूसरी बाल्टी गुंजा के पास रखते हुए बोला, नहा लिया तो फगुआ खेलने की सुध ही आई। तुमसे खेले बिना मेरा फगुआ कैसे पूरा होता। तभी काका खाने को भीतर आ पहुंचे। अभी मत खाना, मैं नहाकर आती हूँ, तब परसूंगी। तब तक काका को खाने दो, वह बोली। चंदन काका के पीछे पीछे चौके के आगे वाले ओसारे में उनके लिए पीढ़ा पानी रखने चला गया। गुंजा फुर्ती से नहाने लगी। सांझ के 4 बजे से ही झाल और ढोल लिए फगुआ गाते हुए गांव के लोगों के झुंड द्वार द्वार घूमने लगे। चेहरे और शरीर अब रख पड़े, गुलाबी, हरे, लाल अबीर से रंगे हुए। किसी किसी द्वार पर भीतर से औरतें गीला रंग भी फेंक देती थीं, नहीं तो अबरख मिला हुआ अबीर धुएं की तरह मंडली के माथे पर उड़ता रहता। झाल और ढोल की लय में 20 कंठ से फाग मुखरित हो उठा। बम भोले बाबा, बम भोले बाबा, कहवा रग बल पागरिया। चंदन के द्वार मंडली बैठी थी। भीतर से अड़ोस पड़ोस की लड़कियों के साथ गुंजा भी झांक रही थी। पीछे से गांव की लड़कियां रह रहकर उसे बाहर ठेल देने की कोशिश करती। चंदन सामने से देख रहा था। गौनई चल रही थी। अंतिम बार गाने वाले नव ही जोश में आ गए। घुटने के बल बैठकर दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाकर बोल फूटा, कमल दल खोल तनिक हंस के बोल। उसके बाद 2-1 दल और आए। अंत में नाच का दल आया। जोगीड़ा गाने वालों का। पूरब टोला का उत्तिमा गोंड लौंडा नचनिया बना था। मऊगसाला साड़ी पहनकर, पाउडर पोत मुंह पर चमकती हुई बिंदिया और ललाट पर टिकुली, मांग में सेनुर भरे, पैरों में सेर सेर भर के घुंघरू, पीछे गिरोह वाले ढोल झाल लिए हुए और इन्हें घेर कर चलते हुए गांव के 50 लड़के घूमते हुए चंदन के द्वार पर गोल जमा। ढोल तड़तड़ा उठा। जोगीड़ा की बोल फूटी, जोगी जी बाह जोगी जी, जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे, अरे रे कबीर सुनो रे कबीर। और उत्तिमा बीच की खाली जगह में जोगीड़े की अंतिम बोल पर घड़ारी की तरह पुर्र से सरक कर नाचने लगा। घुंघरुओं की आवाज़ पर ढोलक ताल देने लगा। जोगीड़ा चलता रहा। अरे रे कबीर सुन रे कबीर, जोगी जी देख सुनी के, मजे में आँख मूनी के, चली जा ताक धिना धिन, जोगी जी सर्र जोगी जी देह छोड़ के। 45 वर्ष का बूढ़ा उत्तिमा ढोल की ताल पर छूटता है तो नए नाचने वाले लौंडे भी मात हो जाते हैं। देह की सुधि बुद्धि ना जाने कहाँ चली जाती है। बस घंटे घंटे पर चीलम का दम मिलता जाए, फिर रात भर नाचते रहो। सांवरे हुए चेहरे पर पसीने की लकीरें पाउडर को धो देती हैं, लेकिन मुंह में भरे हुए पान के बीड़े देह में चाबी भरते रहते हैं। गांव में 2-3 नचनियां और हैं, लेकिन उत्तिमा की बराबरी करने वाला अभी तक कोई लौंडा नहीं निकला। नाच खत्म हुआ। फाटक के पीछे झांकती हुई दर्जनों औरतों के पास घुंघरू झनझनाते हुए उत्तिमा पहुंच गया और ढोल बजाने वाले के सिर का अंगोछा खींच दोनों हाथों से पकड़कर फांड बना सामने फैला दिया। पुआ और पूड़ियों के गड्ढ अंगोछे में पड़ने लगे। उत्तिमा छन छन करता हुआ दूसरे द्वार की ओर बढ़ा। पीछे पीछे नच दिखाऊओं का झुंड हंसता गाता शोर मचाता। काका इसे शुरू से ही मानते हैं। आज के दिन इसे 1 रुपया देते हैं। पिछले 3 साल से हम चौवा बोझा भी देने लगे हैं। और उत्तिमा काका से ऐसे बतियाता है जैसे मेहरारू अपने मर्द से।
गांव के सभी लोगों को वह नाम से पुकारता है, लेकिन काका से ऐसा लजाता है कि दूसरों के सामने उनसे कभी बतियाता तक नहीं, नाम लेना तो दूर रहा। इनके दरवाजे से जैसे ही नाचकर आगे बढ़ा कि काका आते हुए दिख गए। भीड़ में किसी ने बोल दिया, उत्तिम, तुम्हारे भतार आ गए। उत्तिमा चलते चलते ठमक गया। सामने जो काका को देखा तो साड़ी का पल्ला खींचकर फुर्ती से घूंघट काढ़ लिया। गोल रुक गया था। मुस्कुराते हुए काका गोल के पास पहुंचे। ढोलक वालों ने तड़ तड़ ढोल पीटा। उत्तिमा के घुंघरू झनझना उठे। बिजली की गति से उत्तिमा गोलाई में महीन काट से ढुरकने लगा। गले से गीत फूटा, हाजीपुर के हाट में हेराइल हो, मोरे नाक की झुलनिया, सासू मोरा मारे ननदी गरियावे, सैया मारे बांस की कोई निया हो, सासू खोजवावे ननद खोजवावे, पिया ढूंढे नाक के निसनिया हो, मोरे नाक की झुलनिया। काका ने धोती के फेंटे में बंधा 1 रुपया निकालकर सामने किया। अब मान जाओ जोगी जी, कोई चिल्लाया। अजीब मुस्कुराहट से घूंघट निकाले हुए ही उत्तिमा काका के आगे थिरकने लगा। काका ने रुपया का निचला कोर पकड़ खड़ा करके उत्तिमा के आगे हाथ बढ़ा दिया। जोगी जी, हाथ न छूना। उत्तिमा ने 2 उंगलियों से थोड़ा सा घूंघट हटाकर काका के बढ़े हुए हाथ में चांदी के रुपयों को तिरछी आंखों से देखा। फिर बड़े अंदाज से बचाते हुए काका की उंगली छुए बिना उत्तिमा ने रुपया पकड़ा। काका ने रुपया छोड़ उत्तिमा की कलाई लात से झुककर झटके से अपनी कलाई छुड़ा। गाते हुए उत्तिमा पीछे मुड़ा। सैया मोरा नादान रे, पकड़े मोर कलाई। एक साथ हंसती हुई भीड़ बोली, वाह जोगी जी, जोगी जी, क्या काट है। ढोल 5-7 बार टनक गया। गोल आगे बढ़ गया। काका घर चले आए। अचलगढ़ और बलिहार के बीच ताल में एक 20 बीघे का खेत था। बेहद उपजाऊ खेत बलिहार की सीमा से लगा हुआ था। पूरी सरेह डुमरांव के महाराज की थी। वर्षों पहले डुमरांव के महाराज ने इस खेत को बलिहार वालों को बिना लगान दे दिया था। बलिहार के लोग गांव के बच्चों के स्कूल का खर्च, पश्चिम की बारी वाले मंदिर में ठाकुर जी की पूजा इत्यादि के लिए एक पुजारी का खर्च तथा गांव की अनाथ बेवा औरतों की मदद या उनकी बेटियों के ब्याह आदि का खर्च इसी खेत की आमदनी से चलाते थे। पुश्त दर पुश्त से यह खेत बलिहार के कब्जे में चला आता था। इसकी आमदनी का हिसाब किताब तथा खेत की देखरेख 3-3 वर्षों के लिए गांव के किसी व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। पिछले 3 वर्षों के कर्ता थे सुमेसर मिसिर। इन्हीं दिनों डुमराव के महाराजा की हालत बिगड़ने लगी और उन्होंने अचलगढ़ के एक जमींदार से रुपया लेकर इस खेत का पट्टा लिख दिया। पट्टा तो लिख दिया, किंतु खेत बलिहार की ही जोत में रहा। अचलगढ़ के जमींदार ने खेत जोतते समय बलिहार वालों को रोक लिया, किंतु बलिहार के सारे गांव के सामने अकेले जमींदार की चल न सकी। अंत में उसने अदालत में मुकदमा कर दिया। सुमेसर मिश्र थे जीभ के बिगड़े, आमदनी खा जाते, मुकदमा की पैरवी ठीक से हो ना पाती। मुकदमा बिगड़ गया। 3 वर्षों तक किसी तरह खींचने के बाद बलिहार मुकदमा हार गया। अब आगे क्या होना चाहिए, इसी पर विचार करने के लिए गांव का बिटोर हुआ। भनक मिली थी कि आषाढ़ में अचलगढ़ वाला जमींदार खेत पर हल चलाएगा। इस बीच अपील हो जानी चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। बिटोर में बूढ़े, अधेड़, जवान सभी जुटे। सुमेसर मिश्र के पिछले 3 सालों के खेत की आमदनी मांगी गई तो बताया कि आमदनी वाली बही कहीं खो गई है। बड़ी खलबली मची।
लोग सुमेसर मिश्र के खिलाफ बोलने लगा झगड़ा बढ़ेगा। काका इसी समय खड़े हो बोले, बही मांगने से अब क्या होगा? ऐसे आदमी को यह काम सौंपना ही बड़ी भारी भूल थी। अब जो हुआ सो हुआ। हुआ सो हुआ कैसे? अपील का खर्च कौन देगा? खेत की आमदनी से मिलने के बाद जो कमी होगी उसके लिए चंदा लग जाए। लोग किसी तरह चुप हुए, लेकिन बाद में कुछ लोग बोले, अगर अचलगढ़ वाला खेत पर कब्जा करने आया तब मौके से अपील हो जाएगी तो वह नहीं आएगा। काका बोले, और आ ही गया तब देखा जाएगा। अभी तो जो आगे है उसका निपटारा होना चाहिए। बिटोर में आए हुए लोग इसी बात पर एक राय हो उठ गए। काका अपने खंड की ओर लौट गए। यह बिहंसी जाने कैसे पड़ोस के मीनापुर से यहाँ चली आई थी, तब जब काका बो जीवित थी। खा पीकर दरवाजे के आगे धूप में पीठ सेक रही थी। 6 महीनों की गर्भवती बिहंसी पास आंचल फैला रोने लगी थी। पास बिठा काका बो गांव घर जात और रोने का कारण पूछ गई। रोती हुई 35 साल की बिहंसी ने बताया था कि 2 जवान बेटे हैं, सभी ने घर से निकाल दिया। आदमी को मरे 2 वर्ष हो गए और बिहंसी ने काका बो के पैरों पर सिर टेक कर अपना फूला हुआ पेट दिखा रहने की शरण मांगी। काका बो पिघल गईं। जाति की कुर्मी उस बिहंसी को अपने घर में शरण दे दी। गोईठा वाला कोने का घर खाली करके एक मसखट दे दी। बिहंसी रोज काका बो के चरण धो धो कर पीने लगी। कुटवनी पिसवनी से खाने भर को मिल जाता। कमी काका बो पूरी कर देती। काका बो की दया और उपकार से बिहंसी इसी गांव में बस गई। 2-3 महीनों के बाद बिहंसी को एक लड़का हुआ था। काका बो ने अपनी पतोहू की तरह बिहंसी की सेवा की थी, किंतु हफ्ते भर बाद नवजात मर गया। काका बो तो दुखी हुई, किंतु बिहंसी को खुशी हुई। झंझट से फुर्सत मिली। उसके बाद बिहंसी ने अपने घर को लीप पोत कर संवार दिया। गांव घर के लोगों के काम मेहनत से करने लगी। लोगों के बेटों बेटियों की ससुराल तीज त्योहार पर करनी लेकर जाने लगी। ईमानदारी इतनी थी कि गांव भर के लोग बिहंसी को ही खोजते, जिससे लगभग साल भर वह इसी काम में व्यस्त रहती। देखते देखते बिहंसी ने 4 पैसे जुटा लिए। कपड़े लत्ते बर्तन इत्यादि से पूरी तरह वह बस गई। बिहंसी बलिहार की हो गई, काका बो की चेरी। गांव में ब्याह शादी पड़ती तो बिहंसी तन मन से जुट जाती थी। भय से रहित बिहंसी काम पड़ने पर आधी रात को भी एक गांव से दूसरे गांव चली जाती। तब जांगर में जोर था। 10-12 बरस बाद देह थकने लगी थी। लड़के भी उसे बार बार बुलाने आए थे, लेकिन बिहंसी नहीं गई। बेटों से कह दिया, जहाँ की माटी ने दुख में शरण दी वहीं की माटी से उसकी अर्थी उठेगी। फिर भी बिहंसी शादी ब्याह के कामों में बड़ी रुचि लेती थी। लड़के की बारात जाने पर रात को डोमकच रत जगह में वह विशेष काम करती थी। बगल के तिवारी के बेटे की बारात गई थी। कृष्ण पक्ष के द्वादशी की रात को जेठ की हल्की हल्की पुरवा बह रही थी। सारे गांव में सन्नाटा। अगल बगल की सयानी लड़कियां और बहुएं तिवारी के घर में जुट गई थीं। बिहंसी की खोज हुई। बुलाहट आई तो बिहंसी ने कहा कि बिना गुंजा के वह नहीं जाएगी। लड़कियों ने गुंजा को ले जाने के लिए रूपा से मन्नतें की। तब गुंजा के साथ बिहंसी डोमकच में पहुंची। फूल की थाली में पानी भरकर कटवत से ढक दिया गया और कटवत के पेंदे पर गोईठे की राख फैलाकर 2 लाठियां खड़ी की गईं। ऊपर के सिरों को 2 लड़कियों ने पकड़ा।
पेंदे पर लाठियों के हुर्रे। धरती पर बैठकर गुंजा अंदाजन से रगड़ने लगी। बड़ी ही पैनी पर मधुर आवाज़ घर आंगन में फैल गई। गुंजा के कंठ से गीत फूटा। मोर पिछुवरिया बहुरिया के फेड़वा, बिन पुरवा के गहराई। कठोते के स्वर और गुंजा की लय पर ढोलक से ताल निकली। बिहंसी आंगन में नाचने लगी। डोमकच में बिहंसी का नाच मशहूर था। औरतों से खचाखच भरे हुए आंगन में घंटे भर तक बिहंसी नाचती रही और गुंजा एक के बाद एक गीतों के बोल कढ़ाती रही। घंटे भर नाचने के बाद वहाँ थक कर बैठ गई। आधा घंटा सुस्ताने के बाद उसने अपना वेश बदला। गांव के चौकीदार का खाकी कोट पहन, सिर पर लाल पगड़ी बांध ली, मर्दों की तरह धोती पहन, हाथ में लाठी लेकर, दो एक लड़कियों को भी मर्दों की पोशाक पहना घर के बाहर निकली। पास में घर था जालिम अहीर का। जालिम तो बारात में गया था, लेकिन उसका बूढ़ा बाप अपने द्वार पर सो रहा था। जालिम चोर था। गांव के बरमेसर पांडे का बैल हफ्ते भर पहले चोरी चला गया था। बिहंसी चौकीदार के वेश में जालिम के द्वार पर पहुंची। जाते ही उसके बाप की खटिया के पाए को खट खट लाठी से 2 बार ठोंककर मोटी आवाज में पुकारा, जालिम, कवन है? जालिम का बूढ़ा बाप उठ बैठा। हम हैं थाने के सिपाही। जालिम कहाँ है? मुखिया के द्वार पर बुलाहट है। वह तो बारात गया है। तो तुम चलो। कवन काम है? बूढ़ा अहिर हाथ जोड़कर डर से कांपने लगा। काम क्या है? बरमेसर पांडे का बैल जो चोरी हो गया है, उसमें जालिम का हाथ है। पता लगा है कि बैल बेचकर जालिम अपना हिस्सा लाया है। चलो, दरोगा जी तुमको पकड़ के थाने ले जाएंगे, नहीं तो उनके पास रुपया जमा करके बैल का पता बताओ। दुहाई सिपाही की, हम सब बताते हैं। बताओ, किस गांव में किसके हाथ बैल बिका है? बिहंसी ने कड़क कर पूछा। पियरौटा के खिलावन अहीर के हाथ 200 में। जालिम का बाप कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोला, अच्छा अच्छा, अब सुत रहो, हम दरोगा जी से जाके कह देंगे। और बिहंसी लाठी पटकती हुई आगे बढ़ गई। पास में छिपी हुई लड़कियां मुंह में कपड़ा ठूंस कर हंसती रहीं। घर पर थे सुमेसर मिश्र, बारात नहीं गए थे और बाहर द्वार पर सोते हुए खर खर नाक बजा रहे थे। पहुंचकर उनकी बसखट पर बिहंसी ने खट खट 2 बार लाठी पटक कर आवाज़ लगाई, सुमेसर मिश्र। सुमेसर मिश्र हड़बड़ाकर उठ बैठे। कवन है? चलो मुखिया के द्वार पर, थाने से दरोगा जी आए हैं, बुलाहट है, हम थाने के सिपाही हैं। सुमेसर मिश्र को रात में कुछ कम दिखाई पड़ता था। घूर कर ताकने की कोशिश करते हुए घबराई आवाज में बोले, कवन काम है? काम क्या है? गांव भर से दरख्वास्त पड़ी है कि 5 बिघवा की सारी आमदनी खा गए और हिसाब की बही भी नहीं दिखाते हो। सुमेसर मिश्र की बाई गुम। चुपचाप सोचने लगे तो बिहंसी ने फिर टोका, चलते हो कि नहीं? कहाँ चलें? बही मिल गई है। मिल गई तो लेके चलो दरोगा के पास, नहीं तो हमको दे दो। हाँ, अभी ले आता हूँ। सुमेसर मिश्र ने बाहर बरामदे में पड़ा बड़ा सा 4 पहिए वाला लकड़ी का संदूक खोलकर बही निकाली और बिहंसी के हाथ में रख दी। बही लेकर बिहंसी मोटी आवाज में कड़क कर बोली, अच्छा, अब तुम सुत रहो। पीछे खड़ी लड़कियों का बुरा हाल, आंचल में मुंह तोप तोप कर हंसी रोके हुए थीं। बही पाकर बिहंसी गली में घुसकर 9-2-11 लड़कियों को घर पहुंचाकर उसी समय बरमेसर पांडे के घर पहुंची। घर के लोगों को जगाया। आधी रात चौकीदार को देख लोग घबराए।
किंतु बिहंसी ने पगड़ी उतार जालिम के बाप द्वारा जाना हुआ बैल की चोरी का भेद उन लोगों को बता दिया। रातों रात बरमेसर पांडे के घर के 2 आदमी पियरौठा को निकल पड़े। एक आदमी थाने गया, बैल पकड़ा गया, बाद में जालिम बारात में ही पकड़ लिया गया। गांव में सनसनी की तरह बात फैली। संग में सुमेसर मिसेर द्वारा बही दे दिए जाने की घटना पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हिसाब लगाने पर पता चला कि 1000 रुपये सुमेसर मिसेर खा गए थे। 3-4 महीनों के भीतर गुंजा ने घर आंगन को अपने स्नेह के सम्मोहन में बांध लिया। आदमी से लेकर जानवरों तक की चिंता सूप, गगरे, बाल्टी, डोर, चूल्हे जाते से लगाव गुंजा बलिहार के मोह में बंध गई। इन 4 महीनों में रूपा ने घर का सारा बोझ गुंजा पर छोड़ दिया और गुंजा ने उसे सिर माथे पर ओढ़ लिया। बैसाख के अंत में एक बार वैद्य जी आए थे और गुंजा की माँ की तबीयत कुछ खराब होने के कारण रूपा ने गुंजा को कुछ दिनों के लिए चौबे छपरा भेज दिया था। 10-15 दिनों के बाद वैद्य जी आप ही पहुंचा गए थे, किंतु इन 15 दिनों के भीतर ही रूपा की जो दुर्गति हुई उसे वही जानती थी। एक तो देह भारी, फिर महीनों से गृहस्थी के भार से अलग रूपा को रसोई बनाने में बेहद परेशानी हुई। और जब गुंजा आई तो रूपा बोली, जब तू चली जाएगी तब इस घर का क्या होगा? होगा क्या, तेरा घर तू संभालेगी। चंदन बैठकर भुजना चबा रहा था। उसकी ओर देखकर रूपा बोली, और तो संभाल लूंगी, लेकिन इस बम्मड़ महादेव को कौन संभालेगा? वैसे ही गंभीर तिरछी आंखों से चंदन की ओर ताककर गुंजा बोली, मैंने किसी का ठेका लिया है? तो क्यों नहीं ले लेती? बोल, ठेका लेगी तो बाबू से बात चलाऊं। गुंजा, चंदन ने रूप से पुकारा। गुंजा और रूपा एक दूसरे को ताककर हंसने लगी। हंसी के बाद चंदन ने फिर पुकारा, गुंजा, क्या है? उठो, एक लोटा रस बना दो। बस एक लोटा कि एक गगरा? तभी खांसते हुए काका आ गए। हाँ, तो एक गगरा ही बना दो, चंदन बोला। एक गगरा क्या बन रहा है चंदन? काका ने पूछा। रस, रस काका, रस बन रहा है। एक गगरा कौन पिएगा रे? पीने वालों की कमी है काका। पहले गुंजा से कहा एक लोटा बनाओ, बीच में तुम भी आ गए तो कहा कि अब एक लोटा में क्या होगा, बने एक गगरा। भैया भी दाना लेकर आते होंगे, नुकसान ना होगा। रूपा और गुंजा आंचल से मुंह तोपकर हंस रही थी। काका जमकर पीठे पर बैठ दीवार से पीठ टेकते हुए बोले, बने गुंजा बेटी, तनिक जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारे बिना तो बड़ा उदास लगता था। ये चंदन तो एक नहीं सुनता, पितिया चचा से पिहुरी हंसी करता है। तुम समाचार कहो। बैदाइन नीक हो गई? हाँ हाँ, नीक हो गई, चंदन ने उत्तर दिया। तू ही चौबे छपरा से आया है? आया नहीं है तो क्या, जो आया है उसने तो बताया है। रस घोर के गुंजा आती है तो पूछ लो। अच्छा, रस घोर रही है? काका भीतर से गदगद हो कुछ जोर से बोले। अच्छा, घोर बबुनी, फीका ना होने पावे, दही हो तो डाल देना। रस जल्दी से इन लोगों के आगे रख गुंजा घर से लाया सामान बाहर निकालने लगी। काका समझ गए। उन्होंने चंदन को चमाइन बुलाने को दौड़ाया और सांझ को रूपा को पुत्र जन्मा। घर आंगन में नए ढंग से खुशी समा गई। नहछू नहान बरही के भोज आदि में देखते देखते 1.5 महीना कैसे बीत गया किसी को पता न चला। बच्चा होने के महीने भर के बाद होने वाले भोज में वैद्य जी भी आए थे। भोज समाप्त होने के दूसरे दिन वह रूपा से बोले,
अब गुंजा को विदा कर दो रूपा। किंतु रूपा चुप रही तो वैद्य जी ने फिर प्रश्न किया, क्या बात है बेटी? अभी देह पूरी तरह नहीं चलती बाबू। 1 महीने और गुंजा को छोड़ देते तो मेरी देह संभल जाती। गुंजा को सावन में मैं पहुंचवा देती। वैद्य जी घर में चारपाई पर बैठ सामने धरती पर बैठी हुई रूपा को देख बोले, गुंजा सयानी हो गई रूपा, इसकी शादी ब्याह की चिंता लगी है। सोचता हूँ अब इससे भी मेरा उद्धार हो जाता तो बड़ी भारी चिंता से फुर्सत मिल जाती। घर की हालत तुम जानती ही हो, देने लेने लायक तो मेरे पास क्या है, लेकिन तुम्हारी तरह इसे भी कोई योग्य वर मिल जाता तो मेरे भाग जाग जाते। रूपा चुप रही। वैद्य जी फिर बोले, इस गांव में कोई लड़का तुम्हारी आंखों में तो नहीं है? रूपा फिर भी चुप रही। वैद्य जी फिर बोलने लगे, तुम्हारी माँ तो कहती थी कि उसी गांव में गुंजा भी ब्याह जाती तो दोनों बहनें पास पास रहती। वैद्य जी चुप लगा, रूपा की ओर ताकने लगे तो वह बोली, बाबू, मेरा मन था कि गुंजा का ब्याह चंदन से ही हो जाता, घर की लड़की घर में ही रह जाती तो इस चूल्हे के भाग जग जाते, गृहस्थी हमारी पूरी तरह संभल जाती। लेकिन रूपा, देने को मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे ब्याह में भी कुछ दिया तो नहीं था, लेकिन उस समय इस घर की बात और थी। अब खाने पीने से घर बहुत खुशहाल हो गया है। अब ओंकार और उनके काका मेरी बात माने या ना माने, मुंह खोलने पर अगर नहीं सुनना पड़ा तो इसका दुख मुझसे सहा न जाएगा। अगर इसका भार तुम ले लो तो ठीक है। यही तो मैं भी सोचती हूँ बाबू, कि कहीं ये लोग ऐसा न सोचें कि मैं अपनी बहन को खपाना चाहती हूँ। अगर मेरी बात इन लोगों ने मान ली तो समझूंगी कि मेरा नसीब अच्छा है। वैद्य जी रूपा से गुंजा और चंदन के ब्याह का परोक्ष रूप से इशारा करके चले गए और तब से रूपा इस बात को ओंकार और काका के कान में डालने का उचित अवसर ढूंढने लगी। 1 महीने बाद रूपा ने गुंजा की विदाई की तैयारी की। सावन लग गया था। सोना नदी पूरी तरह भर गई थी। अच्छी अच्छी 5 साड़ियाँ, भर दौरी पकवान रूपा ने बहन के साथ भेजने को तैयार कर दिया। विदाई के दिन अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर गुंजा समूरिया लड़कियों और बहुओं से विदाई की भेंट कराई। विदाई के समय चंदन का घर पड़ोस की लड़कियों से भर गया। सबकी आंखें भरी हुई, सबके चेहरे उदास, जैसे गांव की बेटी ससुराल जा रही हो। गुंजा ने काका, ओंकार और रूपा सबके पैर छुए। घर से तीर तक लगभग 150 गज तक गुंजा को पहुंचाने के लिए लड़कियों का झुंड चला। आगे ओंकार, पीछे चंदन, उसके पीछे माथे पर पकवान की दौरी लिए दशरथ और उसके पीछे लड़कियों के दल के साथ गुंजा। काले घने बालों का बड़ा सा जूड़ा, आंखों में हल्का काजल और देह पर नई पियरी, पैर में चांदी के 2 छल्ले और हाथ में सोने की अंगूठी। गुंजा का रूप निखर आया था, किंतु गुंजा की आंखों में घर जाने की जितनी खुशी थी, बलिहार छूटने की उतनी ही उदासी भी भर आई थी। नाव पर बैठते समय तो तीर पर की और भी लड़कियां तथा औरतें जुट गई थीं। नाव की डोंगी थी। अगली फेंक पर गुंजा बैठी, बीच में पकवान की दौरी के साथ चंदन और पीछे से दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव सरकने के पहले तीर की ओर मुँह कर अपने दोनों हाथ हल्के से गुंजा ने जोड़ दिए। तीर पर की लगभग सभी समूरिया लड़कियों के भी 20 हाथ उत्तर में अपने आप ही जुड़ गए। सोना में नाव चौबे छपरा की ओर सरक चली। सवेरे के लगभग 10 बजे थे।
सावन का आकाश बादलों से घिरा हुआ था, किंतु हवा होने से बादल उड़ते जाते थे। चौबेपुर जाने के लिए सोना की धारा और हवा दोनों माफिक थी। सोना का पानी अभी बहुत गंदा नहीं हुआ था। नदी के दोनों ओर जनेरा, सांवा और जुनहरी के हरे खेत लहरा रहे थे। ठंडा सुहावना मौसम नाव खेने के लिए मन में और भी उत्साह भर देता था। चंदन और गुंजा दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। दोनों रह रहकर एक दूसरे को निहार लेते। रंगरेज के हाथों रंगी हुई पीली साड़ी पर अबरख हवा से साड़ी के हिलने पर रह रहकर चमक जाता था। गुंजा की स्वस्थ भरी गोरी देह पर पियरी खिल रही थी। कलाइयों में की भरी हुई चूड़ियाँ और चांदी के पछुए हाथ के तनिक हिल जाने पर बज उठते थे। सुघर सलोने मुंह की काजल से भरी बड़ी बड़ी आम की फांक सी आँखें चंदन के मुंह पर टिकी रहती। जब कभी चंदन ताक देता तो गुंजा लजा कर दूसरी ओर देखने लगती। आज गुंजा को लग रहा था कि 4-5 महीनों के दिन जैसे खेल में ही बीत गए। नाव पर चढ़ने के बाद उसे लगा कि उसे बलिहार के बाहर भी आना है। भीतर भीतर गुंजा के मन में रह रहकर कुछ कचोट रहा था। लगता था बलिहार में कुछ छूट गया है। नाव दाएं किनारे से बढ़ रही थी। अहीर का बेटा दशरथ बेहद चतुर था। गुंजा से बोला, घर में तो चंदन से तुम इतना बतियाती थी, गुंजा बबुनी यहाँ क्यों चुप्पी साध ली? गुंजा मुस्कुरा पड़ी तो दशरथ फिर बोला, हमारा वश चलता तो बैद जी से कहते कि छोटी बेटी को भी इसी घर में डाल दो। घोड़ी पर सवार होते जगत जवार छान मारेंगे, लेकिन चंदन जैसा लड़का नहीं पाएंगे। कोई दूसरी संतान तो उनको है नहीं। साध सोहिला से चंदन के साथ ब्याह कर छुट्टी पाते। बबुनी का मन हो तो मैं बैद जी से और काका और ओंकार भैया से भी कह सकता हूँ। देन लेन में क्या रखा है? दान दहेज तो बहुत मिलता है, लेकिन बर कन्या की ऐसी जोड़ी नहीं मिलती। बोलो गुंजा बबुनी, क्या कहती हो? दशरथ हंसने लगा। गुंजा कुछ लजा कर चंदन की ओर ताक आंचल से मुंह तोपकर हंसने लगी। तो चंदन बोला, तू अगुवाई और उपरोहिती दोनों करना। दशरथ चिढ़ गया। ऐ चंदन, अहीर का बेटा हूं तो क्या हुआ? एक बार अगर तुम मुंह खोल दो तो ओंकार भैया से तुम्हारे सामने ना कह दिया तो कहना, असल का नहीं। अच्छा लग्गी मार, बहुत बढ़ कर ना बोल। थक गया हो तो ला लग्गी अब हमें दे। थका तो नहीं हूँ, लेकिन अगली फेंक पर दाब पड़ता है। गुंजा बबुनी तुम्हारे पास बीच में आकर बैठ जावे तो नाव की चाल तेज हो जाए। दशरथ की बात पर चंदन ने घूमकर पीछे दशरथ की ओर ताका। उत्तर में दशरथ ने आंखों से ही चंदन से कुछ कहा। चंदन ने तो कुछ नहीं कहा, पर गुंजा अपने आप ही चंदन की बगल में आकर बैठ गई। कोरी रंगी हुई साड़ी की कंवारी गंध चंदन की देह मन में भरने लगी। चंदन ने बगल में बैठती हुई गुंजा को एक अजब भाव से निहारा। नाव के पाटे हुए चांचर की कोर पर बैठकर अपने और अगले फेंक के बीच की खाली जगह में चंदन और गुंजा दोनों ने पैर लटका लिए थे। नाव में थोड़ा सा पानी था। दशरथ ने एक बार तेजी से लक्की मारी। नाव की चाल बढ़ी और अगला फेंग पानी की सतह से कुछ ऊपर उठ गया तो उधर का सारा पानी ढरक कर गुंजा और चंदन के दोनों पैरों को धो गया। गुंजा के रंगे हुए पैरों का लाल रंग पानी में छूटने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक चंदन ने नीचे पैरों की ओर देखा तो पाया कि गुंजा के गीले पैरों से छू छू कर उसके अपने पैरों पर भी रंग के लाल लाल धब्बे उतर आए थे। चंदन अपने और गुंजा के लाल रंगे पैरों को
वैसे ही निहारता रहा। गुंजा का ध्यान गया तो बोली, क्या देख रहे हो? नीचे पैरों को देखो। गुंजा ने देखा तो लाज से गड़ गई। चंदन गुंजा के भोले चेहरे को देखने लगा और गुंजा चंदन के पैरों पर लगे लाल धब्बों को निहारती। गहरे लाल रंग से रंगी अपनी एड़ी चंदन के नाखूनों पर रगड़ने लगी। यह क्या? जब रंगा तो पूरी तरह रंग जाए। दे दे क्या? एक बार तो रंगना है ही, लजाते क्या हो? चंदन अपना पैर निकाल नदी में लटका कर धोने लगा तो नाव कुछ ओलरी। दशरथ का ध्यान टूटा तो बोला, क्या है चंदन? कुछ नहीं, तुम लग्गी मारो। और चंदन ने अपने दोनों पैर थोड़ा सा ऊपर करके दशरथ को दिखा दिया। दशरथ मुस्कुराकर रह गया। सहसा दशरथ गाने लगा, पाकल पाकल पानवा, खियावे गोपी चानवा, पिरितिया लगावे लारे, बेईमानवा पिरितिया लगावे। नाव पानी चीरती गई। दशरथ के गीत के बोल हवा में पीछे छूटते गए और ऊपर आकाश में एक के बाद एक बादल के टुकड़े सूरज को ढकते हुए मौसम सुहावना करते गए। अभी कितनी दूर है चंदन? आधे से अधिक तो आ गए। देखो, वह रहा तुम्हारे गांव के सिवानवाल बरगद का पेड़। गुंजा ध्यान से देखकर बोली, अरे दीपा सत्ती वाला कहो। और गुंजा ने मन ही मन दीपा सत्ती को प्रणाम किया और सोना का जल लेकर अपने सिर पर छिड़क मन में ही मनौती मानी कि हे दीपा सत्ती, यदि चंदन ने मेरी मांग भरी तो गा बजा के चुनरी से तेरी गोद में भरूंगी। फिर अपने आप ही चंदन से कहने लगी, सुनो चंदन, हमारे गांव में एक चौबे थे, उनकी बेटी थी दीपा। ब्याह के समय लोग कहते हैं वे 14 साल की थीं। ब्याह के बाद दीपा ने कोहबर में बैठे हुए अपने वर को देख लिया जो 45 साल का था। कोहबर की रस्म जब पूरी हो गई तो पिछवाड़े खिड़की की राह से निकल के दीपा इसी सोना में डूब मरी। भोर में उनकी लाश इसी पेड़ की जड़ में अटकी मिली। पहले सोना में 12 मास पानी भरा रहता था, लेकिन तभी से गर्मी में ये सूख जाती हैं। उसी समय से इस पेड़ का नाम दीपा सत्ती पड़ा। इस गांव का चलन है कि हर लड़की अपने ब्याह के बाद विदाई से पहले अपने वर के साथ आकर दीपा सत्ती को पूजती है। तो तुम भी पूजोगी ना गुंजा? चंदन ने बीच में ही टोक दिया। और नहीं तो क्या? गुंजा ने लजाकर चंदन को देखा। नाव दीपा सत्ती के पास आ गई थी। गुंजा फिर कहने लगी, इनसे लोग मनौती मांगते हैं और पूरी भी होती है। चंदन, तुम भी मनौती मांग लो। किसके लिए? चंदन ने शरारत भरी हंसी हंसकर पूछा। अपने लिए और किसके लिए? गुंजा कुछ खींच कर बोली। किस बात के लिए? चंदन ने फिर पूछा। जिस बात के लिए तुम्हारा मन चाहे। तुम्हारे मन की बात मैं क्या जानती हूँ? गुंजा ने बड़ी सरलता से कहा और फिर सोना की बहती धार की ओर ताकने लगी। चंदन भी उसी सरलता से गुंजा को निहारने लगा। बक, हमको क्या निहारते हो? मांगो ना मनौती। चंदन हंसकर कहने लगा, हे दीपा सत्ती। गुंजा ने बीच में ही टोक दिया, ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर कहो। और गुंजा चंदन की दोनों हथेलियां जुटाकर सामने की ओर बढ़ाकर बोली, अब कहो। हे दीपा सत्ती, अगर गुंजा को अच्छा सा मनचाहा वर मिला तो मैं तुम्हें पकवान चढ़ाऊंगा। गुंजा ऊपर से खींच गई। जोर से चंदन की पीठ में चिकोटी काट कर बोली, मनौती में भी हंसी करते हो? कहूंगी पूरब चलने को तो चलोगे पश्चिम। गुंजा की इतनी चिंता है तो क्या? चंदन ने कहा, कुछ नहीं, हर समय हंसी।
गुंजा दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई। चंदन गुंजा के पास सरक कर बैठ गया। नाव दीपासती को पार कर गई थी। हमारे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? गुंजा ने चंदन से धीरे से पूछा। जाने वाले के पास अंतिम समय में घड़ी भर बैठ लेने से कौन सा सुख मिलेगा गुंजा? अब जब बाकी दिन अकेले ही काटने हैं तो घड़ी भर का यह संग साथ तो और भी कचोटता रहेगा। इतने दिनों के बीच गुंजा से चंदन ने इतना खुलकर कभी नहीं बोला था। गुंजा ने दूसरी ओर आंखें फेर ली। फिर सोना के जल में टप टप आंसू गिरने लगे। जिस वर्ष सोना में बाढ़ न आती, उस वर्ष बलिहार के पास पड़ोस के गांवों की सरेह में भदई कस कर होती है। अगर बाढ़ आ गई तो हजारों बीघों में छाती भर ऊंची खड़ी फसल गंगा की गोद में चली जाती। इन खेतों में भदई बोना जुए का खेल था। सबको जानते हुए भी इन गांवों के अधिकतर लोग यह जुआ प्रतिवर्ष खेलते थे। 20 बिगहवा खेत की अपील माल की बड़ी अदालत में हो गई थी, किंतु अचलगढ़ का जमींदार 20 बिगहवा पर कब्जा कर लेने की ताक में लगा हुआ था। दवरी ओसावन के बाद जब लोगों की खलिहानें उठ गईं, तो बैसाख के आरंभ में ही काका ने गांव का बिटोर किया। जामुन वाली पड़ती में सांझ के समय सूरज डूब जाने के बाद गांव के बड़े बड़े तथा नवियों की जुटान हुई। पहले 20 बिगहवा में भदई नहीं बोई जाती थी। काका ने बिटोर में प्रस्ताव रखा कि इस वर्ष इसमें भदई बोई जाए और लगन से खेती की गुणाई हो। गांव के बहुत से लोग मजदूरों के बीच रुपए बीघे की दर से अपने खेत कोड़वा लेते थे। काका के प्रस्ताव पर लोग हंसे। काका ने खड़े होकर कहा, 20 बिगहवा को अगर बचाना है तो जैसे मैं कहता हूँ गांव भर को उसमें मदद देनी पड़ेगी। अदालत कानून अब तुम ही हो गए। सुमेसर मिसिर बोले, अदालत कानून के नाम पर खेती की सारी आमदनी तो हड़प गए किरीपा निधान। अगर बिहंसी ना होती तो हिसाब की बही भी ना मिलती। अब दाल भात में ऊँट का ठेहुन बनोगे तो ठीक ना होगा। बाण बाण गए, 9 हाथ का पगहा भी लेते गए। ना करेंगे, ना दूसरों को करने देंगे। सुमेसर मिसिर चुप लगा गए। काका फिर बोले, हमारी राय है कि गांव के 20 आदमी रोज खेत कोड़ना शुरू कर दें। घर पीछे एक आदमी अपनी पारी पर रोज खेत कोड़ने जाए। गांव में जितने घर हैं उसके हिसाब से एक घर की पारी 7 दिन में एक बार आएगी। पारी आरी बांधने चलाने की झंझट कौन संभालेगा? किसी ने कहा, सब मैं कर लूँगा, इसका भार मुझ पर रहेगा। बस गांव हमारी पीठ पर तैयार रहे। काका अपना जनेऊ निकाल कर बोले, अचलगढ़ के जमींदार अदालत से भले जीत लें, खेत पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन करना क्या होगा? करना यह होगा, काका बोले, गांव के लोग अपने इस खेत को बोवें। 20 बिगहवा खेत की आमदनी कम नहीं होती। आधी आमदनी घर पीछे बांट दी जाए, बाकी का आधा मुकदमे की पैरवी में लगे, बाकी गौंझी धर्म के खाते में जमा हो। गांव को अगर विश्वास हो तो आमदनी खर्च का हिसाब मैं करने को तैयार हूँ। बिटोर में आए हुए लोग सोचते हुए आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। काका हिमालय की सी दृढ़ता से भीड़ के बीच में खड़े होकर चारों ओर ताकते रहे। कुछ देर तक जब कोई ना बोला तो काका फिर बोले, हाँ या नहीं का जवाब तो गांव की ओर से मिलना ही चाहिए। खेत 20 बिगहे का है। गांव के मान का सवाल ऊपर से है। सब लोग चुप हो एक दूसरे से फुसुर फुसुर बतियाते रहे। काका कोई उत्तर ना पाकर फिर बोले, या तो गांव हाँ करे या कोई और दूसरा उपाय रखे। अच्छा, हम लोगों को काका की बात मंजूर है।
गांव के दो चार नवही और एक दो प्रौढ़ व्यक्ति एक साथ ही बोल पड़े। फिर बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उसी समय काका भीड़ में बैठे हुए 20 आदमियों का नाम बोलकर बोले, कल अच्छा दिन है। ये लोग भोर में 20 बिगहवा कोड़ने पहुंचेंगे। लोगों ने मंजूरी दी। बिटोर उठ गया। उसी समय अपने खंड में आकर काका ने गांव भर के घर जन्मा की एक फहरिस्त बना ली। भोर में उठकर जिस जिस को जाना था उसे खंड में जाकर जगा आए। 20 आदमी थे। 21वें काका स्वयं अपनी कुदाल लिए 20 बिगहवा में पहुंच गए। कतार में खड़े 21 आदमियों की कमर भर ऊंची बेंट वाली कुदालें सिर के ऊपर उठकर खेत में धंसती तो धरती जैसे दहल जाती। ऐसा प्रतिदिन होता। दूसरे दिन जिसकी पारी होती, काका सांझ को ही उसके घर जाकर बता आते और स्वयं भी खेत पर नित्य जाते। दिन भर इधर उधर व्यर्थ बैठे रहने वाले, विशेषकर चैत बैसाख के लगन के दिनों में रोज नाच देखने की टोह में लगे रहने वाले काका के जीवन में ऐसा परिवर्तन देख गांव के लोग बेहद अचरज करते। किंतु काका थे जो 20 बिगहवा की चिंता में सोते, 20 बिगहवा की चिंता में जागते। अड़ोस पड़ोस के गांवों में एक से एक बढ़कर नाच नौटंकियां आईं। लोगों ने चलने का लालच भी दिया, किंतु काका ने सुना और हंसकर टाल दिया। किसी ने बहुत जोर दिया तो बोले, हमारे लिए नाच नौटंकी तो अब 20 बिगहवा है यारों। गांव की आन रही तो बहुत नाच नौटंकी देखने को मिलेगा। 4-5 दिनों के बाद लोगों में न जाने कहाँ से इतनी लगन समा गई कि बिना बुलाए बिना पारी के लोग खेत कोड़ने जाने लगे। 20 की जगह 30-30, 40-40 आदमी खेत कोड़ने आने लगे। गांव भर में काका ने जैसे शंख ध्वनि फूंक दी। 10-10 साल के बच्चे तक ललकार उठे। कोड़ने वालों के संग झुंड के झुंड बच्चे भी जाने लगे। बड़े लोग खेत कोड़ते, लड़के दूबें चिखुरते, ठेले फोड़ते। दिन भर कोड़ाई। सांझ को दिन डूबने के बाद जामुन वाली पड़ती में गांव के लोगों की जुटान और केवल 20 बिगहवा की चर्चा। सिर पर अंगोछा, घुटने तक मुड़ी हुई धोती पहने 40-40 आदमियों की कुदालें सिर के ऊपर एक साथ उठकर खेत में गड़ती तो देखते ही बनता। कभी भी अचलगढ़ के लोग जैसा तमाशा देखने आते। 20-22 दिनों की मेहनत में खेत कोड़ दिया गया। दूबे भी चिखुर कर लड़कों ने साफ कर दी। खेत एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक करेल माटी के बड़े बड़े ढेलों से भर गया। बलिहार के लोगों ने चैन की सांस ली। काका को लगा यज्ञ का पहला चरण समाप्त हुआ। उसके बाद आषाढ़ की पहली बरसात में ही 20 बिगहवा के करेल माटी के ढेले फूट कर छितरा गए। दूसरी तीसरी बार की बरसात में तो खेत फूल की तरह खिल उठा। काका घूमने जाते तो खेत देखकर उनकी छाती गज भर की हो जाती। भदई बोने का सवाल आया तो कुछ लोगों की राय हुई कि इसमें भदई न बोकर इकट्ठे कतकी में ही बोआई की जाए। किंतु काका इस बार फिर गरजे, 20 बिगहवा बोया जरूर जाएगा। गांव अगर बीज का दाम न देगा तो मैं दूंगा। और खेत में जनेरा बो दिया गया। देखते देखते छाती भर फसल उगाई। गांव उसी तन्मयता से सोहनी निगरानी करता रहा। 6-6, 7-7 फीट के जनेरा के पौधे खेत में लहराने लगे और जब एक एक पौधे में दोहरी तिहरी बालें लगने लगी तो बलिहार वालों की छाती जुड़ाने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि उस साल सोना में बाढ़ न आई। काका का ललाट 2 अंगुल और चौड़ा हो गया। रात को अगोरने के लिए खेत में 20 ऊंची ऊंची मचानें गड़ गईं। लोग अपनी अपनी पारी पर रात को खेत अगोरने लगे। 20 बिगहवा ने सोना उगल दिया। काका के खलिहान में सैकड़ों मन
जनेरा का टाल लग गया। गांव भर का बिटोर कर काका ने आधा अनाज बराबर बराबर गांव के प्रत्येक घर में बंटवा दिया। आधा बेच दिया गया और रुपए मुकदमे के खर्च के लिए काका के पास जमा हो गए। जनेरा कट बिक जाने के बाद काका के मन में अपार हर्ष समा गया। बड़े विश्वास से वह 20 बिगहवा के मुकदमे की पैरवी करते। कंवार भर तो सभी लोग इत्मीनान से रहे। सोचते थे कि कार्तिक में इस खेत को फिर से अच्छी तरह जोतकर गेहूं बोया जाएगा। कार्तिक में ही मुकदमे की तारीख पड़ी। आशा से पहले ही फैसला हो गया। बलिहार मुकदमा हार गया। काका का सारा उत्साह 2-3 दिनों के लिए ठंडा पड़ गया। ना किसी के यहाँ जाना, ना किसी से बोलना, चुपचाप अपने खंड में पड़े रहते। गांव के लोगों ने उनकी उदासी का कारण समझ उन्हें समझाया, पर काका थे कि खेत की चिंता में डूबे तो डूब गए। जामुन वाली पड़ती में गांव का बिटोर हुआ। लोगों ने तय किया कि चाहे जैसे भी हो अचलगढ़ के ठाकुर को खेत पर कब्जा ना करने दिया जाए। खेत उसी तरह जोता बोया जाए। काका इस बार कुछ ना बोले। अचलगढ़ के ठाकुर को इस बात की भनक मिल गई। डिग्री हो गई थी, इसीलिए उसने कार्तिक में खेत जोतने बोने का निश्चय किया। बलिहार के भी जासूस ठाकुर का हल चढ़ने के दिन की टोह में लग गए। दोनों ओर के भेद एक दूसरे की ओर खुलने लगे। ठाकुर अपने गांव के लठैतों के साथ हल बैल लेकर 20 बिगहवा पर आ पहुंचा। इधर से बलिहार के लोग भी लाठी भाले के साथ खेत पर बाढ़ की तरह फैल गए। खेत की एक डणार पर बलिहार के लोग, दूसरी डणार पर अचलगढ़ के लोग लाठी भाले से लैस खड़े थे। हाँ, अचलगढ़ के लोग कम थे। जो थे वे ठाकुर के किराए के आदमी थे। इधर बलिहार के बच्चे बूढ़े तक उमड़ पड़े थे। खेत के बीच में ठाकुर के हल बैल आ गए। साथ में 5-7 आदमियों के साथ ठाकुर आगे बढ़ा। इधर से 4-5 आदमी और डोर से बंधे हुए लोटे में भरा जल लेकर निहत्थे काका। काका और ठाकुर में बातचीत होने लगी। ठाकुर बोला, देखिए तिवारी जी, आप लोग मुकदमा हार गए हैं, तब खेत पर कब्जा क्यों नहीं करने देते? आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है, और इसका अगला भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।